को कंप्लीट करें। अगर आप परिवार के सदस्य नहीं बने हो तो परिवार के जो है वो सदस्य बन जाइए। अगर आप परिवार के सदस्य नहीं बने हो तो आप परिवार के जो है वो सदस्य बन जाएं, ताकि आप जो है वो क्या कर सके, आप जो है वो इस परिवार के सदस्य बनकर इस परिवार की सारी चीजें जो है वो आप प्राप्त कर सके। ये 5 जून को जो है वो वर्ल्ड पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। आगे चलते हैं, देखिएगा वैदिक सभ्यता की बात करते हैं। वैदिक सभ्यता, वैदिक काल के अंदर की जो सभ्यता थी उसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। सीधे सीधे ये आर्यों की सभ्यता है। वैदिक सभ्यता जो है इसको 2 भागों में हम पढ़ेंगे, एक वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। 2 भागों में इसको जो हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, अगर हम वैदिक सभ्यता की बात करते हैं, वैदिक संस्कृति की बात करते हैं, तो इसे 2 भागों में पढ़ा जाता है। वैदिक काल का जो समय माना गया है वो माना गया है 1500 बीसी से लेकर और 1000 बीसी तक, अर्थात ईसा मसीह के जन्म से 1500 वर्ष पहले से लेकर और ईसा मसीह के जन्म से 1000 वर्ष तक का जो समय था, जन्म से पहले के 1000 वर्ष तक का जो समय था वो माना जाता है ऋग वैदिक काल का, जिसे आप ऋग वैदिक सभ्यता के नाम से भी जानते हो। और इसके बाद 1000 बीसी से लेकर और 600 बीसी तक का जो समय माना जाता है वो माना जाता है उत्तर वैदिक काल। तो यहां पर इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हुए अध्ययन कर रहे हैं और इसी प्रकार इसका अध्ययन करना उचित रहता है, क्योंकि ऋग वैदिक काल से जब हम उत्तर वैदिक काल के अंदर जाते हैं तो समाज के अंदर बहुत परिवर्तन आ जाता है। सीमा जी, स्वागत आपका खाजूवाला से। वैदिक काल से जब हम ऋग वैदिक काल से हम जब उत्तर वैदिक काल के अंदर जाते हैं तो सामाजिक स्थिति के अंदर और संस्कृति के अंदर, सामाजिक रीति रिवाजों के अंदर और सामाजिक व्यवस्था के अंदर बड़ा ही परिवर्तन आता है। और ये परिवर्तन जब आज हम इस सेशन को पूरा करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़कर, तो हमें ये सारी चीजें देखने को भी मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपसे क्या चीजें पूछी जा सकती है। मैक्स मुलर ने आर्यों का जो मूल स्थान बताया है वो क्या बताया है। हालांकि हम अलग अलग विद्वान का यहाँ पर जो है वो अलग अलग राय है, अलग अलग विद्वान की अलग अलग राय है कि आर्य जो है वो कहाँ से आए थे। जनरली आपने एक नाम सुना होगा कि हिंदू जो है वो आर्य पुत्र हैं और भारत के लोग जो है वो आर्य सभ्यता को फॉलो करते हैं, आर्य जो है उन्हीं के वंशज हैं। हम अपने आप को आर्यों की संतान कहते हैं, जितने भी हिंदू हैं वो आर्यों की संतान कहते हैं। तो मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल जो निवास स्थान है वो बताया था मध्य एशिया। मैक्स मुलर का मानना था कि आर्य जो लोग थे वो मध्य एशिया में रहते थे और वहां से वो भारत की ओर आए और भारत के अंदर आके इन्होंने पंजाब के आसपास का जो क्षेत्र था, पंजाब के आसपास का जो क्षेत्र था, यहां पर आके इन्होंने जो है वो अपना कार्य क्षेत्र जो है वो स्थापित किया। मध्य एशिया से ये जो है वो आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया से ये जो है वो भारत के अंदर आते हैं। तो ये बात जो हो कही गई है। भारत में आर्यों ने सर्वप्रथम जो सप्त सिंधु क्षेत्र के अंदर आके बसे। और ये सप्त सिंधु क्षेत्र कौन से स्थान को कहा जाता है? तो ये सप्त सिंधु क्षेत्र जो है ये कहा जाता है आपके जो हमारा आधुनिक पंजाब तथा उसके आसपास का क्षेत्र है उसे सप्त सिंधु क्षेत्र कहा जाता था। ईसा मसीह के अराउंड 1500 वर्ष पहले की ये बात है। ईसा पूर्व पढ़ते हैं हम और ईसा के बाद में पढ़ते हैं। तो ईसा से पूर्व को हम बीसी कहते हैं और ईसा के बाद को हम एडी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यहां जहां जहां क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां मैं आपको और बताता रहूंगा। जैसे एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्यों का जो भारत के अंदर आर्य कहां पर आके बसे, तो सप्त सिंधु के अंदर आके बसे और सप्त सिंधु का वर्तमान जो भाग है वो कौन सा है? पंजाब का भाग है। और तीसरा जो यहां क्वेश्चन बन सकता है कि आर्य जो है वो मूल रूप से कहां के थे?
तो यहां पर आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मैक्स मुलर के अनुसार कहां से आए थे, तो इनका मूल निवास जो है वो मध्य एशिया है। जबकि अलग अलग विद्वानों ने इसके बारे में अपनी राय भी जो है वो अलग अलग ही रखी है। तो आइए इन सबकी राय को जानने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं, और ये सारे डाटा जो है वो एनसीईआरटी की बुक से है। ये जितने भी डाटा आप मेरे साथ डिस्कस कर रहे हो, हमने आपको, देखिए हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से, ठीक है। और इसीलिए हमने आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सारी जो बुक हैं उनको वन लाइनर के रूप में करवा दिया है। लेकिन जो इंडिया का पार्ट है, वहां से हम चाहते हैं कि वहां से अगर हम पढ़ें तो किसी गाइड की तुलना में अगर हम माध्यमिक एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक भी होगा और वो ज़्यादा बेटर भी होगा। तो इसीलिए हम यहां पर किसकी चर्चा कर रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बाद एनसीईआरटी से हम आपको कुछ टॉपिक जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो आपको जो है यहां पर करवाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा, आर्यों का मूल निवास और विद्वान आपको यहां पर दिखाया गया है। कुछ अलग अलग विद्वान जो है इन्होंने अपनी अलग अलग जो थ्योरी दी है, ठीक है। ये विद्वान का नाम है, जैसे कि कौन से विद्वान है जिन्होंने ये कहा कि मध्य एशिया से जो है वो आर्यों का मूल स्थान था, तो मैक्स मुलर, ये प्रोफेसर मैक्स मुलर का कहना है। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल स्थान बताया है, तो आप क्या बताओगे, मध्य एशिया बताओगे। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि बात भाई आवाज साउंड जाए कौन जाए, आवाज आ रही है क्या नहीं आ रही है, क्या आवाज कट रही है क्या, बताओ एक बार मुझे, क्या आवाज कट रही है क्या? उत्तरी ध्रुव से किसने बताया है? ये जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी थे, भारतीय विद्वान, इन्होंने कहा कि आर्य जो है वो कहां से आए थे, उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहां से आए थे आर्य? उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए ना, मोस्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि अकॉर्डिंग टू बाल गंगाधर तिलक आर्यों का मूल स्थान जो था वो क्या था, तो अकॉर्डिंग टू बाल गंगाधर तिलक जो है वो आर्यों का जो मूल स्थान था वो था उत्तरी ध्रुव। जबकि अगर हम बात करते हैं प्रोफेसर मैकडोनाल्ड की, तो ये कहते हैं कि ये ऑस्ट्रो हंगरी से आए थे। कहां से आए थे? आर्य जो है इनका मूल स्थान जो है वो ऑस्ट्रो हंगरी है, और ऑस्ट्रो हंगरी से ये जो है वो भारत में आए थे, ठीक है। ऑस्ट्रो हंगरी से जो है वो आर्य भारत में आकर बसे। इसके बाद देखिएगा, डॉक्टर अश्विन चंद्र दास क्या कहते हैं कि आर्य जो है इनका मूल जो स्थान है वो सिंधु प्रदेश है, सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त सिंधु प्रदेश जो है वो आर्यों का मूल स्थान है, और यहीं से ये जो है वो रहे थे। जबकि प्रोफेसर पेनका क्या कहते हैं? पेनका कहते हैं कि जर्मनी के मैदान जो थे वहां पर आर्य रहते थे, और वहीं से ये अपने पशुओं को चराते चराते भारत की ओर जो है पहुंच जाते हैं। जबकि दयानंद सरस्वती जो है, खास तौर पर आप भारतीय विद्वान तो जरूर याद रखना, और एक ये मैक्स मुलर भी जरूर याद रखना। मैक्स मुलर ने मध्य एशिया बताया, बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव बताया, दयानंद सरस्वती ने इनको तिब्बत बताया कि ये तिब्बत के थे। जबकि गार्डन चाइल्ड क्या कहते हैं? गार्डन चाइल्ड कहते हैं कि देखिए ये दक्षिणी रूस के थे। अब बात आती है कि सर हमसे अगर पेपर में पूछा जाए कि आर्य का जो मूल स्थान था वो क्या था, तो यहां से आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो 100 to 100% विद्वान का नाम साथ में दिया जाएगा, ठीक है। विद्वान का नाम जो है वो साथ में दिया जाएगा। अगर विद्वान का नाम साथ में आपको नहीं मिलता है, किसी कारणवश कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है कि विद्वान का नाम वहां पे नहीं दिया हुआ है, तब हम जो है यहां पर मध्य एशिया ही बताएंगे। क्या बताएंगे? मध्य एशिया ही यहां पर जो है वो उत्तर सही मान लेंगे, ठीक है। और बाकी ये सारी चीजें आप ऑप्शन पे डिपेंड करेंगे कि आपके सामने क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन जो है वो क्या आ रहे हैं। एसएसटी की प्लेलिस्ट में कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि कोई टेक्निकल इशू हो, आपका नेट स्लो चल रहा हो, एक बार फिर से आप ट्राई करेंगे, एसएसटी की प्लेलिस्ट जो खुलेगी।
ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं। अब देखिए, ऋग्वैदिक काल की अगर बात करते हैं तो ऋग्वैदिक आर्य कई छोटे छोटे कबीलों में विभक्त थे। ऋग्वैदिक साहित्य में कबीलों को क्या कहा जाता था? जन कहा जाता था। ये जो ऋग्वैदिक काल है, इसमें जो छोटे छोटे लोगों का, जैसे आप पुरानी मूवी देखते थे ना, पुरानी फिल्म देखी होगी आपने, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है, हीना मूवी थी। और इसके अलावा जो पुराने एक्ट्रेस थे, देवानंद की, ऋषि कपूर, शशि कपूर की, इनकी अगर आप फिल्म देखते हैं तो वहां पर छोटे छोटे कबीले दिखाए गए हैं। हालांकि वो आर्यों के कबीले नहीं है, लेकिन कबीला क्या होता है, जैसे आप देखते हो कि अपने जैसे लुहार गाड़ी है, लुहार गाड़ियां है ना, लुहार गाड़ियां है, और ये कुछ ऐसी जो घुमंतु जाति है, ये क्या करते हैं कि 15, 20, 30 लोग जो समूह में रहते हैं, आज जैसे ये जयपुर में है, कल ये जो अजमेर चले जाते हैं, फिर 5-10 दिन बाद में आगे से ये क्या करते हैं कि एक स्थान पर 10-15 दिन रुकते हैं और फिर अगले स्थान पर जो है वो गमन कर जाते हैं। तो ये छोटे छोटे जो समूह होते हैं, इन्हीं को कबीला कहा जाता है, और इस कबीले को ही क्या कहा जाता है? जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जन कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि ऋग्वैदिक काल में जो आर्य लोगों के छोटे छोटे कबीले थे, उन्हें क्या कहा जाता था? आर्य लोगों के छोटे छोटे कबीलों को जन कहा जाता था। कबीलों का जो सरदार होता था उसको राजन कहा जाता था। देखिए, याद रखना बड़ा आसान है, जन का सरदार क्या कहलाता है? राजन। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जो यहां पर लिखा हुआ है, मैं जो टाइप करके पढ़ाता हूं, उस सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। सारे बच्चे एक बार शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो कबीले के सरदार को क्या कहा जाता है? राजन कहा जाता है। ठीक है, और मैं यहां पर आपको जो पढ़ाऊंगा वो केवल रीट के प्रीफिक्स में ही है, ओनली फॉर रीट के प्रीफिक्स में है। मैं लेवल उतने तक ही जाऊंगा जितना रीट के अंदर आज तक सीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट, उत्तराखंड टेट, बिहार टेट और राजस्थान के आर टेट और रीट में पूछा गया है। ना उससे कम और ना ही उससे ज्यादा। हम केवल रीट तक ही सीमित तैयारी कर रहे हैं यहां पर। अगर बाद में किसी और एग्जाम के लिए करवाएंगे तो आपको फिर से ये टॉपिक करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटी जो राजनीतिक इकाई होती थी उसे कुल या परिवार कहा जाता था। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि ऋग्वैदिक काल में जो सबसे छोटी इकाई होती थी उसे क्या कहा जाता था? परिवार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? परिवार कहा जाता था। और कई कुल या परिवार मिलकर, कई कुल या परिवार बनकर जो है वो क्या बन जाते थे? ग्राम बन जाते थे। एक 5 लोगों का परिवार, दूसरे 5 लोगों का परिवार, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 8वां, 9वां, 10वां, ऐसे 5-10 परिवार मिलकर जो है वो क्या बन जाते थे? ग्राम बन जाता था। और ऐसे ही आज होता है, यही तो आज होता है। गांव का निर्माण कैसे होता है? इसी प्रकार तो होता है। पहले वहां पर एक घर होता है, फिर 2 घर होते हैं, फिर 4, 5, 6, 10, 15, 20, 100, और इस प्रकार जो है वो क्या बन जाता है? गांव का निर्माण जो है वो हो जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऋग्वैदिक काल में ग्राम के मुखिया को कहा जाता था। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। ऋग्वैदिक काल में ग्राम के मुखिया या प्रधान को ग्रामीण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्रामीण। अगर आपने कक्षा 6, 7, 8, 9 की अगर हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक नहीं देखी है, 1 लाइनर क्वेश्चन की, तो उसमें मैं ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको जो है वो करवा चुका हूं पहले ही। कई ग्राम मिलकर विस कहलाते हैं। याद रखिएगा, जब एक गांव ये हो गया आपका, एक गांव ये हो गया, एक गांव ये हो गया, एक गांव ये हो गया, और ये जब सारे गांव मिल जाते हैं, जैसे वर्तमान में हम क्या कहते हैं? बहुत सारे गांवों के समूह को हम क्या कह देते हैं? पंचायत कह देते हैं ना। क्या कह देते हैं? ग्राम के समूह को पंचायत कह देते हैं। फिर हो जाता है ग्राम सभा, और इस प्रकार जो है वो क्षेत्र बढ़ता जाता है। फिर तहसील हो जाती है, तहसील से फिर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से संभाग, संभाग से राज्य, राज्य से देश, है ना, इसी प्रकार। अब देखिए, इससे ग्राम, बहुत सारे कई गांव मिलकर विस बनते हैं, और इस विस का जो प्रधान होता है, विस का जो प्रधान होता है वो विसपति कहलाता है। तथा कई विस मिलकर फिर क्या बनाते हैं? ये जन बनाते हैं।
कई विष मिल जाते हैं, 1 गांव, 2 गांव, 3 गांव, 5 गांव मिले तो विष कहलाए, और कई विष जब मिले आपस में तो वो क्या कहलाए, जन कहलाए, और कई जन जब आपस में मिले तो वो जनपद कहलाए, और कई जनपद आपस में मिले तो वो महाजनपद कहलाए, है ना। कैसे ही तो था ये सारा मामला। और जन का जो प्रधान होता था वो राजा होता था। ऋग्वेद में जन शब्द जो है वो 275 बार और विष शब्द जो है वो 170 बार इसका उल्लेख हुआ है। कितने प्यारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाएगा ऋग्वैदिक साहित्यों के अंदर विष शब्द को कितनी बार जो है वो लिखा गया है। जब आप वैदिक साहित्य पढ़ोगे तो आप 170 बार विष शब्द की चर्चा देखोगे और 275 बार जो है वो जन शब्द की जो है क्या देखोगे, चर्चा देखोगे। तो ऐसे एक एक क्वेश्चन आपके सामने हम रख रहे हैं और हमारा एक ही प्रयास रहता है कि यहां जब आप कोई टॉपिक हमारे साथ डिस्कस करो तो उसके बाद आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, ठीक है। इसके बाद यहां से पढ़ने के बाद आपको कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता ना रहे। देखिए सभा, समिति और विदत राजनीतिक संस्थाएं होती थी। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि सभा, समिति और विदत का संबंध है। क्वेश्चन पूछा जाएगा सभा, समिति और विदत का संबंध है वैदिक काल से, उत्तर वैदिक काल से, महाजनपद काल से या मुगल काल से। तो आपको बताना होगा कि जो ये तीनों संस्थाएं थी, सभा, समिति और विदत, इनका जो संबंध था वो किससे था, ऋग्वैदिक काल से या वैदिक काल से इनका जो है वो संबंध रहा। और ये तीनों जो थी वो इस काल की राजनीतिक संस्थाएं थी। क्या थी ये, राजनीतिक संस्थाएं थी, ठीक है। क्या थी ये, राजनीतिक संस्थाएं थी इस काल की। इसके बाद देखिएगा परिवार पितृसत्तात्मक था। अब यहां जो ऋग्वैदिक काल था, यहां पर जो परिवार का स्वरूप था, इसमें पिता जो होता था परिवार का प्रधान होता था। पूरा परिवार जो है वो पिता के इर्द गिर्द ही चलता था। समाज में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। यहां पर जाति व्यवस्था का कोई रूल नहीं था। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति में जन्म क्यों ना ले, वो जैसा कार्य करेगा उसी प्रकार की उसकी जाति हो जाएगी। अर्थात किसी का पिता कुम्हार है और बेटा, उस कुम्हार के घर में कोई बच्चा जन्म लेता है और वह अगर युद्ध कौशल में प्रवीण हो जाता है तो वह क्षत्रिय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्षत्रिय कहलाएगा। देखिएगा ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का वर्णन किया गया है। अब क्वेश्चन अगर एग्जामिनर कठिन क्वेश्चन पूछने का अगर प्लान बना लेता है, अगर एग्जामिनर के मन में यह आ जाता है कि मैं तो बच्चों से अब की बार कड़ी परीक्षा लूंगा, तो वो आपसे पूछेगा कि ऋग्वैदिक काल के अंदर जो वर्ण व्यवस्था थी, इसको ऋग्वेद में किस मंडल के अंदर जो है वो बताया गया है। तो पुरुष सूक्त के अंदर इसको जो है वो बताया गया है। और मंडल कौन सा है, ये 10वां मंडल है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंदर पुरुष सूक्त के अंदर जो है वो क्या कहा गया है कि 4 मंडल है। और कौन कौन, 4 जो है वो वर्ण है। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। लेकिन ये चारों के चारों जो वर्ण हैं वो कोई जाति नहीं है, ये जाति पर आधारित नहीं है, ये कर्म पर आधारित है। यहां पर जातिगत व्यवस्था नहीं थी, यहां पर कर्मगत व्यवस्था थी। आप काम क्या करते हो। आज हमारे समाज के अंदर जो व्यवस्था है वो जातिगत व्यवस्था है। और जातिगत व्यवस्था कब शुरू हुई, उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई। क्या जातिगत व्यवस्था जो है वो सही है, कहीं ना कहीं जातिगत व्यवस्था के अंदर बहुत सारी कमियां हैं।
आज हमारे समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो जाति से ब्राह्मण हैं, लेकिन उनकी स्थिति बड़ी ही दयनीय है, गरीब है वो, उनके एक टाइम के खाने की भी समस्या आती है, लेकिन फिर भी वो हर प्रकार की सुविधा से वंचित हैं। उनको किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में जाति प्रथा अभी भी हावी है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो जाति के अंदर तो देखते हैं तो उनको बड़ा आरक्षण भी है और सब कुछ है, लेकिन अगर उनकी पैसों की स्थिति देखें, आर्थिक स्थिति देखें तो काफी अच्छी है। हालांकि इस बात का किसी को अच्छा ना लगे, किसी को बुरा लगे, कोई मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन ये सत्य है, ये सत्य है। क्योंकि जातिगत जब व्यवस्था होती है तो पूरा सिस्टम केवल जाति के आधार पर ही आ जाता है। ऋग वैदिक काल जो है वो इसीलिए सबसे बेहतर माना जाता है सामाजिक व्यवस्था के तौर पर, क्योंकि इस समय कोई भी कार्य जाति थी ही नहीं। काम आप क्या कर रहे हो, आप किसी के भी घर में जन्म लियो, आपने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, मैं एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेता हूं, लेकिन मुझे वेदों का ज्ञान नहीं हुआ, मैंने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया और मैंने जो है वो शूद्र का कार्य करना प्रारंभ कर दिया, तो मेरी जाति स्वतः ही शूद्र हो जाएगी। मेरे पिता की जाति भले ही ब्राह्मण रहे, मेरी जाति शूद्र हो जाएगी। मैं शूद्र के घर में जन्म लेता हूं, लेकिन मैं बेहतरीन शिक्षा प्राप्त करता हूं, मैं अच्छे लोगों की संगत में रहता हूं, वेदों का ज्ञान प्राप्त करता हूं, तो मेरे पिता शूद्र ही रहेंगे, लेकिन मैं क्या हो जाऊंगा, ब्राह्मण हो जाऊंगा। तो ये जो व्यवस्था थी ये तो बहुत ही प्यारी व्यवस्था थी कि आप जैसा कार्य करोगे, आप जैसा काम करोगे वैसे ही बन जाओगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सोम आर्यों का मुख्य पेय था। सोम रस नाम आपने सुना होगा, और इसी सोम रस का जो सबसे ज्यादा हमें वर्णन मिलता है वो सोम मंडल में मिलता है। किसमें मिलता है? सोम मंडल में मिलता है। किसमें मिलता है? सोम मंडल में। देखिए, आज की जो जनता है वो शराब पीती है, कोई देसी पीता है तो कोई इंग्लिश पीता है, कोई कुछ पीता है, कोई मेरे बर्गा दूध, लासी, राबड़ी भी पीवे। सब लोग शराब नहीं पीते हैं, सब लोग शराब नहीं पीते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग ही शराब पीते हैं। इसी प्रकार जब ऋग वैदिक काल था तब भी लोग जो है वो सोम रस नामक पेय पिया करते थे, जो उनको कुछ आनंद देता था, शायद कोई नशा देता होगा। और इस सोम को यहां का आर्यों का मुख्य पेय बताया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ कौन सा था? तो सोम रस था। जबकि ये खाते क्या थे? मुख्य खाद्यान्न में ये यव खाते थे। यव, यव जो है वो वर्तमान में जिसे हम जौ कहते हैं। क्या कहते हैं जी? जौ कहते हैं। ठीक है। इसके बाद समाज में स्त्रियों की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। आज के अगर समाज में हम महिलाओं की स्थिति देखें तो बड़ी दयनीय है। आज हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज बन चुका है, लेकिन अगर हम अपने इतिहास को देखते हैं, ऋग वैदिक काल को देखते हैं, तो यहां पर महिलाओं की स्थिति बड़ी ही सुंदर थी, बड़ी ही शानदार स्थिति थी, बड़ी ही आदरणीय स्थिति थी। महिलाओं को भी परिवार में पुरुष के समान जो है वो पूरे के पूरे अधिकार थे। और कितने अधिकार थे मैं आगे आपके सामने वर्णन करूंगा तो आप मान जाओगे। देखिए, ऋग वैदिक काल के अंदर समाज में विधवा विवाह होता था। हमारे मध्य काल के अंदर, अब अगर हम मध्य काल का इतिहास पढ़ते हैं, 1857 की क्रांति से थोड़ा सा पहले का इतिहास पढ़ते हैं, अराउंड लगभग 1700 से लेकर और 1700 से 1800 का बीच का अगर इतिहास पढ़ते हैं तो इस समय जो है वो सबसे ज्यादा विधवा विवाह पर बैन था कि विधवा विवाह नहीं कर सकती है ना। विधवा विवाह बैन था इस समय। सती प्रथा का जो था वो रूल था। और जो हमारे ज्ञानी पुरुष थे समाज के अंदर, जो लीडर थे ना समाज के अंदर, जो समाज सेवक कहे जाते थे, कथा कथित समाज सेवक कह रहा हूं मैं,
हमारे समाज के अंदर कुछ लोग ज्ञान ग्रहण कर कर जो है वो अपने आप को ज्ञानी मानकर जो है वो समाज में कहा करते थे कि वेदों के अंदर लिखा है कि विधवा का विवाह नहीं होना चाहिए। आपने एक मूवी देखी होगी, बहुत ही शानदार मूवी आई थी वो, और उस समय की जो वास्तविक स्थिति उसमें दर्शाई गई थी। एक मूवी देखी थी आपने, ये गलियां ये चौबारे, ये गलियां ये चौबारे गाना सुना ना आपने? ये गलियां ये चौबारे, यहां आना ना दोबारा, अब हम तो हुए परदेसी कि तेरा यहां कोई नहीं। प्रेम रोग उसका नाम था। और उस प्रेम रोग मूवी के अंदर समाज के अंदर जो महिलाओं की स्थिति है उसको बड़ा ही सुंदर तरीके से जो है प्रस्तुत किया गया कि किस प्रकार एक महिला जो है विधवा हो जाती है, तो विधवा होने से पहले का जीवन और विधवा होने के बाद का जीवन जो है वो बिल्कुल विपरीत दिशा में चला जाता है। और वास्तविक स्थिति यही थी, क्योंकि हमारे समाज के कुछ बड़े लोगों ने समाज को इस प्रकार से भ्रमित कर दिया, क्योंकि मध्यकाल में शिक्षा का अभाव आ गया, लोग पढ़ नहीं पाए, लोगों के अंदर शिक्षा नहीं थी। गांव का जो बड़ा व्यक्ति होता था वो कह देता था, वही मानना पड़ता था। तो ये जो 1600-1700 का समय था, इस समय जो लोग कहते थे कि विधवा विवाह जे कर लियो नहीं तो समाज में जगह को नहीं है, जे कोई विधवा खुला बाल रख लिया, जे कोई विधवा रंगीन कपड़ा पहन लिया, जे कोई विधवा चोखो खानो खा लियो तो भगवान पाप देगो। तो कई जिया थोड़ा बहुत जानकर तबे पूछ लेता, महाराज तो आ बात कट्ठे लिखी है, विधवा के भी तो बेचारी के जान है, एने भी तो वही भगवान बनाई ही है ना। तो वो जो ज्ञानी लोग होते थे ना, कथा कथित ज्ञानी कह रहा हूं मैं आपको, वो कहते थे अरे मूर्ख, ये वेदों में लिखा है, ये ईश्वर ने कहा है। और वही ऋग्वेद क्या कह रहा है कि जब वैदिक काल था ना, ऋग्वेद तो ये कह रहा है कि जब वैदिक काल था तब विधवा विवाह होता था। बाद में बहुत सारे समाज सेवक हुए, स्वामी दयानंद सरस्वती और बहुत सारे समाज सेवक हुए जिन्होंने समाज के अंदर शिक्षा की अलग जगाई। और जब लोग पढ़ने लगे ना, तो लोगों ने फिर वेदों को पढ़ा, तो लोगों को पता चला कि यार वेदों में तो कुछ ऐसा नहीं कहा है, वेदों में तो कुछ ऐसा कहा ही नहीं है। वेद तो कहते हैं कि विधवा विवाह कर सकती है, और देख लो विधवा विवाह होता था। यहां पर तो नियोग प्रथा भी थी। विधवा विवाह तो चलो ठीक है, नियोग प्रथा थी। किसी भी महिला को यह अधिकार था कि अगर उसका पति से उसको संतान उत्पन्न नहीं हो रही है, अगर उसके पति से उसको संतान उत्पन्न नहीं हो रही है, अगर उसके पति की अचानक मृत्यु हो जाती है, तो वो इन दोनों ही परिस्थितियों में अपने ही समाज के किसी अन्य पुरुष से विवाह कर सकती है। कई बार तो जैसे अचानक पति की मृत्यु हो जाती थी वैसी कंडीशन में, और कई बार क्या होता था कि पति जीवित होता था लेकिन संतान उससे प्राप्त नहीं हो रही है, तो महिला को भी यह अधिकार था कि आप अपने समाज के किसी पर पुरुष के साथ जो है वो संबंध बनाकर उसके साथ जो है आप संतान सुख प्राप्त कर सकते हो। यह नियोग प्रथा थी। पुनर्विवाह का भी यहां पर प्रचलन था कि आप दोबारा विवाह कर सकते हो। इसके अलावा यहां पर क्या नहीं था, यहां पर पर्दा प्रथा नहीं थी, कोई भी पर्दा प्रथा नहीं थी। आपने तो जी हाँ कोई वो ब्याह हुआ है, ठीक है, आजकल तो चलो फिर स्टेज स्टाज लागल लग गया, लेकिन पहले क्यों तो जी कोई को ब्याह है, ठीक है, और जे बीननी कोई बेचारी मेकअप माकअप करा लेती, जे कोई स्टूडियो आ जाता और जे वह फोटो खिंचा लेती नहीं, तो गांव की लुगाया बात करती है, बेंगी बुआ ये देखो राम जी के कलयुग आगे हो गए, खुला मुंडा लाया क्या मैंने, खुला मुंडा ये कर रहे भाई, चाड़ा काटगी का खुला मुंडा आइए। और पूरा गांव में अगला 10 दिन तक यही बात पर चर्चा होती कि फलानी जगह बुआई है नहीं तो खुला मुंडा आइए। और आज के देखो, अब जब ये जो दौर था वो 90 का दौर था, 90 का जो दौर था 1990 के करीब का जो दौर था, उसमें ऐसी बातें होती थी। लेकिन वर्तमान में शिक्षा का प्रसार बढ़ गया है। अब स्टेज प्रोग्राम होते हैं विवाह में, लड़की जो है वो बिना घूंघट के होती है, और घर में भी आकर बहुत रेयर चांस में कोई गांव के अंदर फिर भी घूंघट होता है, शहरों में तो घूंघट रहा ही नहीं है। तो शिक्षा जो है वो हमारे, शिक्षा का काम ही तो यही है
कि हमारी आंखों पर जो अज्ञानता रूपी पट्टियां पड़ी हुई है उन पट्टियों को हटाना और हमें ज्ञान का दर्शन करवाना। सती प्रथा भी यहां पर जो थी वो प्रचलित नहीं थी। तो पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा यहां पर प्रचलित नहीं थी। आज हम बाल विवाह करते हैं लेकिन अक्षय तृतीया के दिन। अब देखिए ऋग वैदिक काल के अंदर कुछ नदियां थी और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, है ना, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऋग वैदिक काल के अंदर जो नदी थी उनका नाम पूछ लिया जाता है कि इस नदी को किस नाम से जाना जाता था। तो जैसे एक नदी थी कुंभू, कुंभू नदी थी। कुंभुर जो नदी है इसका प्राचीन नाम जो है वो कुंभू है और वर्तमान में इसको कुर्रम नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुर्रम नदी कहते हैं और ये पाकिस्तान के अंदर बहती है। सुवास्तु नदी थी एक, जिसे प्राचीन काल में स्वास्तु कहा जाता था और वर्तमान में इसे स्वास्थ्य नदी कहते हैं। कुंभा नदी थी एक, कुंभा, ये क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है। कुंभा नदी को प्राचीन वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो काबुल नदी है। जो कुंभा नदी है उसे वर्तमान में काबुल नदी के नाम से जाना जाता है। गोमती नदी जो है इसको गोमल नदी के नाम से जानते हैं और ये सारी नदियां वर्तमान में अफगानिस्तान की नदियां हैं। ये पाकिस्तान अफगानिस्तान में चली गई है। इसके अलावा विस्ता नदी है जिसे झेलम नदी के नाम से जानते हैं। तरुष्णी नदी है जिसे रावी नदी के नाम से जानते हैं। विपासा नदी है जिसे व्यास नदी के नाम से जानते हैं। ये सारी भारत की नदियां हैं। ये यहां से एक क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है हर रीट के एग्जाम में। दृष्टवदी नदी को वर्तमान में घग्गर नदी कहते हैं जो हनुमानगढ़ में बहती है। अस्कनी नदी को वर्तमान में चिनाब नदी कहते हैं जो पाकिस्तान में है। सतुद्री नदी जो है इसको सतलुज नदी कहते हैं और सदा नीरा नदी को वर्तमान में गंडक नदी कहते हैं जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। इस नदी में हर बार बिहार के अंदर जो बाढ़ आती है और हजारों लोग बेघर हो जाते हैं। बिहार का शोक कहलाती है। तो ये जो नदियों वाला याद रखना आप, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सतलुज नदी का प्राचीन ऋग वैदिक नाम क्या था। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं तो देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। ऋग वैदिक काल में देवताओं में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण देवता थे वो कौन थे? इंद्र भगवान थे। अब देखिए ऋग वैदिक जो काल था, आर्य जो थे उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। आर्य जो लोग थे वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंदर रहने वाले लोग थे। अब ग्रामीण अगर अर्थव्यवस्था होगी तो गांव के लोग मुख्यतः किस पर डिपेंड रहते हैं? खेती पे डिपेंड रहते हैं। वो इनका तो मुख्य व्यवसाय क्या है? खेती है, वो खेती करते हैं। अब हुआ क्या कि आर्य लोग खेती करते थे और खेती के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बरसात की आवश्यकता होती है और बरसात के देवता कौन है? भगवान इंद्र है। भगवान इंद्र हैं। तो यहां इस काल का ऋग वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवताओं में इंद्र भगवान आते हैं। इसके बाद अग्नि, इसके बाद वरुण आते हैं। ठीक है, यह भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछा गया हुआ क्वेश्चन है ये। इसके बाद ऋग्वेद में तो इंद्र को जो है वो पुरंदर कहा है। ऋग्वेद के अंदर क्या कहा है? इनको पुरंदर कहा है और पुरंदर इसलिए कहा क्योंकि ये किलों को तोड़ देते थे। किलों को ताड़े तोड़ने वाला, ये तो और फिर ये अड़े और ने, किलों को तोड़ने वाला क्या कहलाया? ऋग्वैदिक काल में पुरंदर कहलाया। और ऋग्वेद में इसके लिए 250 सूक्त है। कितने सूक्त हैं? 250 सूक्त हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो हाँ भैया, हो सकता है इंडियन आर्मी मुझसे गलती हो गई हो, बिहार का शोक गंडक ना हो। ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा सा मेरे दिमाग में कोई भ्रांति हो गई हो, फिर से चेक कर लिया जाएगा। आपने कहा है तो बिल्कुल सही कहा होगा। बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी हो सकता है। मेरे दिमाग में तो यही याद था, तो हो सकता है अगर मुझसे कोई, इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा सा चेक कर लिया करो। अगर गलती हो गई हो तो मैं और चेक कर लूंगा इसको वापस। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक संगठन की मुख्य विशेषता बड़े राज्यों व जनपदों की स्थापना हुई। जनपद की स्थापना कहां से होती है? उत्तर वैदिक काल से होती है। अब जो है वो राजा होने लगे हैं। ठीक है, राजत्व के देवी उत्पत्ति के सिद्धांत पर
राजत्व के देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। इस काल में राजा का महत्व बढ़ जाता है, जनता का महत्व कम हो जाता है, राजा का महत्व बढ़ जाता है, पद जो है वो वंशानुगत हो जाता है। इस काल में, उत्तर वैदिक काल में, राजा का बेटा ही राजा बनने लगता है। क्या बनने लगता है? राजा का बेटा ही राजा बन जाता है इस काल के अंदर। कौन से काल के अंदर? उत्तर वैदिक काल के अंदर राजा का बेटा राजा बनने लगता है। अभी बड़े यार ठीक है भाई, इंडियन आर्मी मैंने मान लिया है कि हमसे गलती हो गई है, इसको कोसी नदी मान लीजिए, खेद इस बात का, ठीक है। कभी कभी ऐसे माहौल फलों में जो है वो कुछ अगर एक आधा शब्द इधर हो जाता है, हालांकि ये गलती है और बहुत बड़ी गलती है, भविष्य में इस प्रकार की गलती ना हो, हम ऐसा प्रयास करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सही समय पर गलती हमें पता चली, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस लाइन को आप जो है वो सुधार लीजिए कि बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी है। कौन सी नदी है? कोसी नदी है, ठीक है साहब। आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में परिवार जो हो गए पितृस्तात्मक हो गए, हालांकि ऋग वैदिक काल में भी परिवार जो थे वो कैसे थे? पितृस्तात्मक ही थे, लेकिन संयुक्त परिवार की प्रथा विद्यमान थी। यहां पर समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्गों, है ना, कौन से वर्ण थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बंट गया था। और वर्ण व्यवस्था कर्म से बदलकर जाति पर आधारित हो गई थी। अब यह कर दिया कि राजा का बेटा राजा बनेगा, तो क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, शूद्र का बेटा शूद्र, और वैश्य का बेटा वैश्य बनेगा। तो ये सारा सिस्टम जो है वो कैसा हो गया? जाति प्रथा पर आधारित हो गया। अब जो कार्य जो था पहले कहीं ना कहीं कर्म पर आधारित था, अब वो कहां पर आके रुक गया है? जाति व्यवस्था पर आके रुक गया। स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं रही। जो महिलाएं थी इनकी स्थिति केवल वैदिक काल तक तो अच्छी रही, लेकिन वैदिक काल के बाद इनकी स्थिति जो है वो थोड़ी थोड़ी डाउन होने लगी। इन्हें धन संबंधी किसी भी प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे, यानी महिलाओं को धन रखने, राजनीति में सक्रिय रहने आदि अधिकारों से जो है वंचित कर दिया गया, और महिलाएं केवल घर की 4 दीवारी तक ही सीमित हो गई। कहां तक हो गई थी? केवल घर की 4 दीवारी तक ही सीमित होकर रह गई इस काल के अंदर, उत्तर वैदिक काल के अंदर। ज्वालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम का वर्णन मिलता है। तो कौन सा वो उपनिषद है? ज्वालोपनिषद, जिसके अंदर हमें 4 आश्रमों का जो है वो पता चलता है। तो ज्वालोपनिषद है, उसके अंदर हमें 4 आश्रमों के बारे में बताया गया कि इस प्रकार से 4 आश्रम होते थे जिनका पालन किया जाता था। और ये 4 आश्रम जो थे वो एक व्यक्ति की 100 वर्ष की आयु को मानकर 4 भागों में विभाजित किए गए थे कि एक व्यक्ति 100 वर्ष तक जीता है तो 1 से लेकर 25 वर्ष तक जो रहेगा वह कहाँ रहेगा? ब्रह्मचारी आश्रम में रहेगा। 25 से लेकर 50 तक वह जो गृहस्थ आश्रम में रहेगा। 50 से लेकर और 75 तक वो वानप्रस्थ आश्रम में रहेगा। और फिर 75 से जब तक वो जीवित रहता है तब तक वह संन्यास आश्रम में रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा धार्मिक और यज्ञ कर्म कांडों में जटिलताएं आने लगी। अब जो है धर्म जो ना, धर्म क्या है? आज भी बहुत ज्यादा चर्चा होती है धर्म के बारे में, है ना। मैं हिंदू धर्म का हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, मैं क्रिश्चियन हूं। धर्म क्या था? धर्म का कार्य था हमारे जीवन को आसान बनाना। अगर हम धर्म को सीधे सीधे समझें तो धर्म का कार्य क्या है? हमारी समस्याओं का हल करना और हमारी जो जीवन की कठिनाइयां हैं उनको दूर करना। लेकिन धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल के अंदर धर्म जो हो गया वो आडंबर का रूप लेके कहीं बड़ा हो गया, और इंसानियत जो है वो कहीं ना कहीं छोटी हो गई,
और धर्म जो है वो जीवन में कठिनाइयां पैदा करने लगा। जिस धर्म का कार्य होता था जीवन की कठिनाइयों को दूर करना, वो धर्म जो है वो जीवन में कठिनाइयां पैदा करने लगा। धर्म क्या था? धर्म था भगवान श्री राम की मां को दिया हुआ वचन उनके पिता को पूर्ण करना था। और पिता ने कहा अपने बेटे से कि बेटा, मैंने तुम्हारी मां को वचन दे दिया था और तुम्हारी मां मुझसे तुम्हें मांग रही है और कह रही है कि 12 वर्ष वनवास जाना है। तो धर्म वो था जो भगवान श्री रामचंद्र जी ने पालन किया। आज जो धर्म है वो धर्म केवल और केवल जो कहां तक रह गया है, लोगों को डराने तक। आज का जो धर्म है वो हमें कहीं ना कहीं कठिन परिस्थितियों में डालता है, हमारे जीवन को कठिन करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए आप कि किसी के घर में मृत्यु हो जाती है और उसके घर वालों पे समाज के लोग, गांव के लोग दबाव बनाते हैं। किस लिए? मृत्यु भोज के लिए। और कहते हैं क्या है कि अगर तुमने मृत्यु भोज नहीं किया, अगर तुमने ब्राह्मणों को नहीं जुमाया, अगर तुमने ये नहीं किया, अगर तुमने यह नहीं किया, तो तुम्हारे पिता की, तुम्हारे दादा की, तुम्हारी की पत्नी की, तुम्हारी माँ की आत्मा भटकेगी, है ना। ऐसे डराया जाता है। आज धर्म जो है वो डराने का साधन हो गया है। जिस प्रकार अगर कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, प्राइवेट हॉस्पिटल में, और आप अगर उसके साथी हो, और मान लो आप क्यों मानो, मैं मान लेता हूं, ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है कि आप कोई पेशेंट लेके जाओ, वो 5-10 दिन तो अपने पास रखेंगे, फिर आप कहोगे साहब छुट्टी दो, तो बोले दिन के देश छुट्टी, डॉक्टर साहब छुट्टी के, बोले सुबह देश, सुबह पूछोगे तो बोले डॉक्टर साहब छुट्टी के शाम को देंगे, फिर डॉक्टर साहब आपको 10 दिन और घुमाएंगे। 10 दिन बाद आप कहोगे डॉक्टर साहब छुट्टी दे दो, तो डॉक्टर साहब थाने बुलासी, आपके केबिन में बुलासी का आओ भाई आपको छुट्टी देंगे। आपके सामने एक बहुत बड़ा पंपलेट लेके आएंगे, वो एक पर्चा लेके आएंगे जिस पे आपको हस्ताक्षर करवाएंगे और उसमें लिखा होगा कि आपको हम छुट्टी तो दे रहे हैं, लेकिन अगर आपका मरीज घर नहीं पहुंचा तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपको डराया जाएगा, 1 मिनट भाई, आपको डराया जाएगा इस प्रकार से कि अगर आप हॉस्पिटल से निकलेंगे तो आपका मरीज जो है वो प्राण छोड़ देगा। और इसी प्रकार धर्म डराता है। इसी प्रकार वर्तमान में जो है हमें क्या डरा रहा है? धर्म डरा रहा है। तो धर्म, वर्तमान में जो धर्म है वो ऋग्वैदिक काल वाला ही धर्म है, ठीक है। तो ऐसा ही धर्म यहां था। धार्मिक यज्ञ कर्म कांडों में जटिलता आ गई। इस काल में सबसे प्रमुख जो देवता थे वो कौन थे? प्रजापति अर्थात ब्रह्मा थे, विष्णु थे और रुद्र अर्थात शिव थे। लोहे का प्रयोग का सर्वप्रथम साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के अंतरजी खेड़ा के अंदर जो है हमें प्राप्त होता है। अंतरजिन खेड़ा। तो यह बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले लोहे के प्रयोग के हमें साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो अंतरजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं 1000 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के। आश्रम व्यवस्था को हम कल पढ़ेंगे, कल ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपका। आश्रम व्यवस्था को हम पढ़ेंगे कल हम आश्रम व्यवस्था की चर्चा करेंगे और थोड़ा सा लंबा टॉपिक है तो 2 दिन लगेंगे अराउंड। कल ये टॉपिक पूरा करने का प्रयास करेंगे और इसके बाद हम कक्षा 8 शुरू करेंगे। फिर कक्षा 8 पूरी करवा के फिर एक और टॉपिक करवाएंगे आपको महाजनपद वाला, और फिर आगे जो है हम कक्षा 11 की बुक शुरू करेंगे। तो इस प्रकार अभी हमारे पास समय है तो धीरे धीरे ऐसे चलेंगे। पूरा का पूरा हम जो फरवरी, ये जो अप्रैल का माह है उसमें हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे आगे जब बढ़ेंगे तो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जगह कुछ अलग चीजें आपको करवाएंगे जिससे आपका और बेहतरीन अधिगम हो। ठीक है, हम कुछ अलग करने पे ज्यादा विश्वास रखते हैं और कुछ ऐसा आपके लिए लेके आएंगे जिससे आपका अधिगम जो है वो 100% होगा, प्लस आपका मूल्यांकन करेंगे ना कि आंकलन करेंगे। आंकलन नहीं करेंगे, मूल्यांकन करेंगे और मूल्यांकन से ही भविष्यवाणी हो सकती है कि रीट में आप कितने ज्यादा सफल हो सकते हो। और 100% सफलता की एसएसटी की, सीडीपी की तो हमारी जिम्मेदारी है आपकी। एसएसटी और सीडीपी में आपको घबराने की जरूरत नहीं।
अभी के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि। सुबह 8 बजे मिलेंगे हम आपसे शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास कक्षा 11 के अंदर पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।